डिसिप्लिन अमॉन्ग जजेस ये सीरियस प्रॉब्लम होता जा रहा है। अभी हाल फिलहाल न्यूज़ में डेट ये है, तो हाल फिलहाल न्यूज़ में क्या चल रहा था, जो सुप्रीम कोर्ट ने सीरियस कंसर्न जताया कर्नाटका का जो हाई कोर्ट जज था ना, वी श्रीश वी श्रीश आनंदा वी श्रीश आनंदा पे के जो रिमार्क्स हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कंसर्न दिखाते हुए बोला है कि वी श्रीशानंदा ने डिस्क्राइब किया था कि पार्ट ऑफ द बेंगलुरु को एज पाकिस्तान, और पर्सनल रिमांड दिए थे अगेंस्ट सम वुमेन लॉयर, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो सीजीआई बेंच ने सेड जजेस लॉयर्स एंड लिटिगेंट्स मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम रैंडम ग्रॉस अनवारंटेड रिमार्क्स, क्योंकि जो स्ट्रीम हो रही है, जो हियरिंग है ना, वो अब लाइव स्ट्रीम होती है, एंड सच रिमार्क कैन स्नोबॉल इनटू वाइडर कंट्रोवर्सी, और इससे जो जुडिशरी है उसकी इमेज को भी हार्म होता है। अब चैलेंजेस क्या है डिसिप्लिन करने में ना जजेस को, आर्टिकल 121 और 211 दोनों जो डिस्कशन को ना पार्लियामेंट में या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस हैं उनके कंडक्ट को डिस्कस करने से प्रोहिबिट करती है। अब 124(4) जो है वो स्पेशल मेजॉरिटी, उसका कहना है कि जो स्पेशल मेजॉरिटी के तहत ही जो अगर जजेस को हमें इम्पीच करना है ना, रिमूव करना है, स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। वही कि मेजॉरिटी ऑफ द हाउस, ठीक है, एंड 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये स्पेशल मेजॉरिटी होती है। और जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 इसके अंदर प्रोसेस दिया गया है कि हाउ द जजेस विल बी रिमूव्ड, ये लक्ष्मीकांत से पढ़ना है। तो जो ग्राउंड ऑफ रिमूवल है ना, वो दो हैं, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। आर्टिकल 124(4) में ही दे रखा है, दो ग्राउंड ऑफ रिमूवल है, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। तो मिसबिहेवियर जो है उसका एक हाई स्टैंडर्ड है, तभी मिसबिहेवियर मानेंगे, जिसमें करप्शन, लैक ऑफ इंटेग्रिटी या मॉरल टर्पिट्यूड आ रहा है, ठीक है। बट जो बहुत सारे जो मिसकंडक्ट के इंस्टेंसेस होते हैं ना, वो इस थ्रेशोल्ड से नीचे होते हैं, जैसे कि इनडिसिप्लिन होता है, बायस होता है, या इनएप्रोप्रिएट कंडक्ट होता है, वो इस थ्रेशोल्ड को मीट नहीं करते। बायस, इनडिसिप्लिन या इनएप्रोप्रिएट कंडक्ट, जैसे कि ये लैंग्वेज, ठीक है। अब अदर प्रोविजंस क्या है जजेस को डिसिप्लिन करने के लिए? जुडिशियल एक्शन, सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल एक्शन ले सकता है, जुडिशियल इंटरफेरेंस कर सकता है। जैसे कि 2017 में एक कलकत्ता हाई कोर्ट का जज था, सीएस कर्नन। सीएस कर्नन क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे एलिगेशंस लगा रहा था, मद्रास हाई कोर्ट के जजेस पे एलिगेशंस लगा रहा था ऑफ करप्शन, ऑफ नेपोटिज्म, मतलब फेवरेटिज्म वगैरह के एलिगेशंस लगा रहा था। सुप्रीम कोर्ट के 7 जज बेंच ने उसे वार्न भी किया, अगेन एंड अगेन वार्निंग के बाद भी वो सीएस कर्नन नहीं मान रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ठहराते हुए सेंटेंस किया 6 मंथ इम्प्रिजनमेंट। ये पहला ऐसा जज था जिसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए गिल्टी ठहराया गया और 6 महीने की जेल भी दे दी गई, और इसका एक ही मंथ रह रहा था बस रिटायर होने का। अब जो सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम है वो ट्रांसफर पॉलिसी का भी, क्योंकि ट्रांसफर पॉलिसी ओपेक है, जनरली ट्रांसफर कैसे होता है, बट ट्रांसफर पॉलिसी का यूज भी कर सकती हैं जजेस को डिसिप्लिन और पीनलाइज करने के लिए, ठीक है। वाइल इम्पीचमेंट ऑफ जस्टिस पीडी दीनाकरन, देखो यहाँ सीएस कर्नन, यहाँ दीनाकरन, दीनाकरन, सीएस कर्नन, सीएस पीडी, पीडी दिनाकरन, पीडी दिनाकरन, जो कर्नाटका के चीफ जस्टिस थे, उनके खिलाफ ना करप्शन के केस चल रहे थे, तो उनको ट्रांसफर कर दिया गया सिक्किम हाई कोर्ट में। जो अंडर इन हाउस इंक्वायरी प्रोसीजर, मतलब इन हाउस इंक्वायरी प्रोसीजर भी कर सकते हैं 1999 के जो है, सीजीआई रिक्वेस्ट कर सकता है चीफ जस्टिस जो रिलेवेंट हाई कोर्ट का है ना, कि भाई रिस्पॉन्स फ्रॉम द जजेस वो सीख कर सकता है कि भाई उसको पूछो कि ऐसा मिसकंडक्ट क्यों करा। और सुप्रीम कोर्ट अगर नहीं कुछ इफेक्टिव मेजर लगता है तो एक 3 मेंबर कमेटी भी बना सकता है, जिसमें 2 चीफ जस्टिस होंगे किसी और हाई कोर्ट के, और एक जज होगा किसी हाई कोर्ट का, ठीक है, एक फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी करने के लिए। अब सेंसर पॉलिसी भी कर सकता है, ठीक है, कि एडवाइस कर सकता है, जो जज है, द जज कंसर्न कैन बी एडवाइज कि भाई ऑफिस से रिजाइन कर दो या फिर वीआरएस वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लो। अगर जज रिफ्यूज करता है, ना रिजाइन करता है ना रिटायर होता है, तो चीफ जस्टिस सीजीआई को कह सकते हैं, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को कह सकते हैं कि भाई इसको कोई जुडिशियल वर्क असाइन मत करना। तो ये सेंसर पॉलिसी है।
अब सुप्रीम कोर्ट ने एक चार्टर अडॉप्ट किया था 1997 में, जिसका नाम है रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज। मतलब वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ पढ़ाई जाती है, ठीक है। अपना लॉयर जब एलएलबी कॉलेजेस में वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ पढ़ाई जाती है, तो उसको रीस्टेट करा है, रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ। इसमें क्या 16 पॉइंट्स इसके अंदर थे। ये जुडिशियल एथिक्स का जो कोड है ना, ये कोड ऑफ जुडिशियल एथिक्स ही है, एंड गाइड करता है इंडिपेंडेंस एंड फेयर जुडिशरी विच कैन हेल्प इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन अमंग जजेस। अब वे फॉरवर्ड क्या है, जो कुछ कुछ वे फॉरवर्ड है, देखो ऐसे ही हमेशा क्वेश्चन आंसर पेपर में डिवाइड करना, ऐसे ही सोचना होता है कि लेजिस्लेटिव वे फॉरवर्ड क्या है, गवर्नेंस के थ्रू, मतलब एग्जीक्यूटिव या गवर्नेंस कुछ भी कर लो उसके थ्रू वे फॉरवर्ड क्या है, कुछ कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है। नॉट ओवरलोडिंग यू विद इंफॉर्मेशन बिकॉज इतनी मेंस के लिए काफ़ी है और प्री का ये टॉपिक नहीं। अब जो लेजिस्लेटिव है उसमें बोला है कि रिवाइव करो और इस बिल को पास करो। कौन सा? जुडिशियल स्टैंडर्ड्स एंड अकाउंटेबिलिटी बिल, जो 2010 में आया था ना, जेसैप। जेसैप जुडिशियल अकाउंट जुडिशियल स्टैंडर्ड्स एंड अकाउंटेबिलिटी बिल, जेसैप, जो 2010 में आया था। कि वो क्या कहता था कि स्टैब्लिश, वो तीन अथॉरिटी स्टैब्लिश करने की बात कर रही थी। एक तो आईसी इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी, एक सीएसपी मतलब कंप्लेंट स्क्रूटिनी पैनल, ठीक है। कंप्लेंट जो है, देखो एक कंप्लेंट आती है किसी जज के खिलाफ, पहले उसकी स्क्रूटिनी करनी इंपॉर्टेंट है कि क्या वो कंप्लेंट प्राइमा फेसिया ट्रू है, तो कंप्लेंट स्क्रूटिनी पैनल चाहिए। फिर उसको कंप्लेंट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी बने चाहिए। और हमेशा जुडिशियल प्रोसेस को ओवरसाइट के लिए एक ओवरसाइट कमेटी चाहिए। तो नेशनल जुडिशियल ओवरसाइट कमेटी, कंप्लेंट स्क्रूटिनी पैनल एंड इन्वेस्टिगेशन कमेटी, ये बोला था जेसैप ने। जुडिशियल स्टैंडर्ड्स एंड अपना अकाउंटेबिलिटी बिल। फिर गवर्नेंस का क्या है? गवर्नेंस में तो देखो वही है, कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, यही सब बातें होती है। तो डेवलप करो एक कोड ऑफ कंडक्ट फॉर जजेस, ठीक है। और आउटलाइन जो करेगा एक्सपेक्टेड बिहेवियर, उनका एथिकल स्टैंडर्ड्स, और जो प्रोसीजर होंगे कि अगर कोई वायलेशन होती है तो प्रोसीजर क्या होंगे उसको एड्रेस करने के लिए, मतलब उनका बिहेवियर होना क्या चाहिए, और एथिकल स्टैंडर्ड्स क्या कहते हैं, और अपना जो क्या अगर वायलेशन हुई तो क्या प्रोसीजर होगा। और इसको पब्लिसाइज करनी चाहिए ताकि वो अकाउंटेबिलिटी तो हो, ट्रांसपेरेंसी तो आए। और फिर दूसरा है कि पीएस सिस्टम होना बड़ी ज़रूरी है। परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन सिस्टम, मतलब अप्रेजल वगैरह कैसे होता है, तो जुडिशियल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन सिस्टम जरूर होना चाहिए। जजेस परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन सिस्टम को इम्प्लीमेंट करो बेस्ड ऑन क्राइटेरिया, जैसे कि कितने केसेस वो डिस्पोज कर रहे हैं, उनके एथिकल स्टैंडर्ड जो वो होल्ड कर रहे हैं, उनका फीडबैक फ्रॉम लिटिगेंट एंड पीयर्स कैसा है। जैसे उड़ीसा में ना जो जुडिशियल ऑफिसर है, एक्सपेक्टेड टू अचीव वर्क आउटपुट जो 240 वर्क डे के इक्वलेंट होना, उतना वर्क आउटपुट उन्हें लाना होता है। अब यूथेनिया जो कंट्री है, उसमें दो इंस्टीट्यूशन होते हैं, जेएडीसी जेसीएच। जेएडीसी जेसीएच, यहाँ पे तो जेसैप बोल रहे थे, जेसैप, जेएडीसी जेसीएच। तो जुडिशियल डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए जेडी जेसीएच मतलब डिसिप्लिन, कोर्ट ऑफ ऑनर, जुडिशियल कोर्ट ऑफ ऑनर, और जुडिशियल एथिक्स एंड डिसिप्लिन कमीशन। एथिक्स एंड डिसिप्लिन कमीशन होना चाहिए, जुडिशियल एथिक्स एंड डिसिप्लिन कमीशन, जुडिशियल कोर्ट ऑफ ऑनर, ठीक है। अब अगला है कि जैसे पॉलिटिशियंस है ना, जिनको अपनी जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जो चुनाव लड़के आए हैं, उन्हें अपने एसेट्स एंड लाइबिलिटीज डिक्लेयर करने होते हैं, ऐसी जजेस को भी पब्लिकली अपने एसेट्स लाइबिलिटी डिक्लेयर कर देनी चाहिए। ये बेस्ट प्रैक्टिसेस में। अब कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? ऐसे तो बहुत चीज़ लिख सकते हैं, बट दिस सीम्स अ नाइस कंक्लूजन। जो इंडिया शुड फॉलो यूएन बेसिक प्रिंसिपल्स ऑन द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी 1985 टू ब्रिज गैप between ideal judicial independence and real world practices, ensuring justice is maintained, human rights are justice is maintained, human rights are promoted, protected, and judiciary operates from free from judiciary free from discrimination, ठीक है। तो यूएन बेसिक प्रिंसिपल्स ऑन यूएन बेसिक प्रिंसिपल ऑन द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी 1985, ये दो, ये क्या कहती है, आइडियल जुडिशियल इंडिपेंडेंस और रियल वर्ल्ड प्रैक्टिसेस का एक बैलेंस, इसके जो ब्रिज है, ब्रिज करना है इसके गैप को। आइडियल जुडिशियल इंडिपेंडेंस कुछ कहती है और रियल वर्ल्ड प्रैक्टिसेस में कुछ हो रहा है, तो इसके जो गैप है इसको ब्रिज करना है। तो यूएन के बेसिक प्रिंसिपल ऑन द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी उसको फॉलो करना चाहिए।
ठीक है, फटाफट देख लेते हैं फिर से। वी श्री कौन सा जज था? कर्नाटका हाई कोर्ट का जज था वी श्रीशनंदा। ठीक है, पाकिस्तान बेंगलुरु के पार्ट को पाकिस्तान बोल दिया। 121, 211, 1244 जुडिशियल इंक्वायरी एक्ट 1968, मिसबिहेवियर, इनकेपेसिटी। ठीक है, थ्रेशोल्ड मीट नहीं करता अक्सर मिसबिहेवियर जो हो रहा है। फिर क्या जुडिशियल एक्शन ले सकते हैं, जैसे CS कर्णन के खिलाफ लिया गया, या ट्रांसफर पॉलिसी जैसे जस्टिस PD दीनाकरन के साथ किया गया, कर्नाटका चीफ जस्टिस थे। या इन हाउस इंक्वायरी प्रोसीजर 99 का वो इनिशिएट कर सकते हैं, या सेंसर पॉलिसी का यूज हो सकता है। देखो ये 1977 का है, वो 1999 का है। या फिर रीस्टेटमेंट ऑफ द जुडिशियल वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ, ये कर दिया। अब लेजिस्लेटिव में हमने देखा JSAB, NJOC, CSP, IC, कोड ऑफ कंडक्ट, जुडिशियल PES, और लिथुनिया के दो सिस्टम, जुडिशियल एथिक्स एंड डिसिप्लिन कमीशन, जुडिशियल कोर्ट ऑफ ऑनर। और अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज डिक्लेयर करो। UN बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी 1985। ठीक है, ये टॉपिक